हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम ऐसी प्राइवेट बैंकिंग कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जिसकी जो ब्रांचेज है ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में है, जैसे कि अबू धाबी हो गया, दुबई है। उन सब कंट्रीज़ में इसकी जो ब्रांचेज है वो बहुत ही ज़्यादा है और इंडिया की भी बहुत ही अच्छी ज़्यादा टॉप रैंकिंग बैंक में से आती है। और जो फाउंड हुई थी 23 अप्रैल 1931 में, और जो कि एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो कि मेन जो अभी इसका जो बिजनेस है वो मोस्टली इंडिया के अंदर है। और वो सब कंपनी जो कंप्राइज करती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी है पूरे इंडिया में और उसकी सब्सिडरीज भी है। उसके अंदर से उसका जो नाम है वो है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो आज हम ऐसी ही कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, उसका नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड कंपनी। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंपनीज। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो फेडरल बैंक जैसे कि बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये इसकी जो कंपनी का जो इसके जो मैन्युफैक्चर इसकी जो कंपनी की जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत सारा अच्छे हैं। जिनकी जो उसने जो अपने जो भी सेगमेंट्स है अपने बिजनेस को बांटा है वो टोटल 4 सेगमेंट्स है। उसमें से पहला सेगमेंट है वो है ट्रेजरी, सेकेंड है कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग, थर्ड रिटेल बैंकिंग, और जो दूसरी अदर बैंकिंग ऑपरेशन जो भी बैंकों के बीच में जो ऑपरेशन है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके थ्रू अपने बिजनेस को हैंडल करता है और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से इसने अपने सेक्शंस में बांट दिया है। तो वो सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब कंपनी के बारे में बात कर ले तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दैट इज फेडरल बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट इज अगर आप नंबर ऑफ शेयर फेडरल बैंक के जितने भी है मार्केट में उसको मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी जितनी भी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे, तो आपको जो शेयर का मार्केट प्राइस या कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। बात कर ले कि इसको पी से कंपेयर करें तो इसका जो इंडस्ट्री पी रेशियो है वो है 31.01, जबकि शेयर का पी रेशियो है बहुत ही कम, दैट इज 7.25, जो कि यह दर्शाता है कि जो इंडस्ट्री के जो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको जो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे, जबकि फेडरल बैंक का जो शेयर है मार्केट में वो इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर इतने ज़्यादा महंगे भाव में मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है। और बात कर ले एक शेयर की बुक वैल्यू तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी है 75.19 रुपीज़। और जबकि अगर बात कर ले प्राइस टू बुक वैल्यू, जबकि सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, जबकि इस शेयर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 0.73। और इसका जो अर्निंग पर शेयर दैट इज़ EPS है इसका वो है 7.55, और इसका जो फेस वैल्यू है इस शेयर की वो है 2 रुपीज़। और अगर अभी तक आपको पी रेशियो और पीवी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उधर जाके आप पी और पीवी रेशियो का मतलब भी आप जान सकते हो। अब हम कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं पिछले कुछ सालों में। तो कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया, किस तरह का आउटपुट दिया है कंपनी ने उसके जो शेयर होल्डर्स है या जिस तरह से मार्केट में परफॉर्म किया है, तो वो सब हम कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से। तो 2017 से लेकर 20 तक हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। 2017 में जब कंपनी ने जो ऑपरेशंस किए थे उसके थ्रू कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 2020 में ऑलमोस्ट 4 ईयर्स में वो बढ़कर हो चुका है 15,500 करोड़ रुपीज़ का इसका जो रेवेन्यू है वो हो चुका है। वो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि विद इन 4 ईयर ऑफ स्पैन ऑफ टाइम में अपने जो रेवेन्यू को इसने बढ़ाया वो बहुत ही अच्छी बात है। और अपने जो ट्रेंड है दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड को भी अच्छी तरह से कंपनी मेंटेन कर रही है। बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बहुत ही अच्छी खासी एक स्टेगनेंट या एक कांस्टेंट रेट से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रही है। जैसे कि 2017 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी 0.86 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, जो कि 20 में बढ़कर हो चुकी है 1.58 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। इवन इन पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखे, अपने जो बैंकिंग के ऑपरेशंस होते हैं वो अच्छी तरह से मैनेज किए। इसलिए जो अपना जो रेवेन्यू है कंपनी का वो भी बहुत ही अच्छा है और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा है और हो चुका है इस साल 1.58 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। अब हम बात करते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो इस शेयर की जो प्रमोटर होल्डिंग है, टोटल प्रमोटर, इस शेयर का कोई भी प्रमोटर मेन कोई भी इंसान नहीं है। इंडिविजुअली अगर बात कर ले मेन सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास पड़ी है तो वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, मतलब DII के पास सबसे ज़्यादा इसके अंदर होल्डिंग पड़ी है और वो हो चुकी है 38.33%, जो कि बहुत ही बड़ी बात है के लिए जो आउट ऑफ दैट इज। अगर बात कर ले दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टिंग सेगमेंट है तो वो कौन है, तो अदर पार्टी दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर जैसे कोई भी लोग होते हैं या अपन जैसे जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं उसके अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं वो कैटेगरी इसके अंदर है 37.04% इसके अंदर
अदर पार्टीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। बात कर ले कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग, तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसके अंदर 25.02% और FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी इसके अंदर है 24.64% की इसके अंदर होल्डिंग है। अब हम कंपेयर कर लेंगे इसका जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है पिछले कुछ सालों से, इसकी जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, इसने किस तरह से इनकम जनरेट की है, इसकी जो सब्सिडरीज है उसके थ्रू भी किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया मार्केट में, तो वो सब हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 2018 में जो कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम अर्न हुई थी, जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर तो इंटरेस्ट इनकम अर्न हुई है बैंक को, तो वो थी 2018 में 9,914 करोड़ रुपये, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 11,635,000 करोड़ रुपीज़ और इस साल भी बढ़कर हो चुके हैं 13,590,000 करोड़ रुपीज़। बात कर ले इसकी जो सब्सिडीज, हमने इसकी सब्सिडीज का नाम लिया था वो था फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड करके इसकी सब्सिडीज है, तो उसके थ्रू भी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है मार्केट में, तो वो आप देख सकते हैं 2018 में उसके थ्रू उसकी जो इनकम हुई थी वो थी 1,160,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 1,335,000 करोड़ रुपीज़ और इस साल भी बढ़कर हो चुकी है ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज़ बढ़कर हो चुकी है 1,881,000 करोड़ रुपीज़ हो चुकी है, जो कि कंप्राइज करता है इसकी टॉप लाइन को, दैट इज टोटल इनकम को। और 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में हो गया था 13,000 करोड़ रुपीज़ और इस साल बढ़कर हो चुका है 15,472,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टॉप लाइन बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बात कर ले कंपनी की बॉटम लाइन, तो बॉटम लाइन मतलब कंपनी की जो भी नेट प्रॉफिट, कंपनी ने जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट किया डिडक्टिंग इट्स एक्सपेंडिचर, टैक्स, प्रोविजंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी डिडक्ट करके जो उस कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी बनती है वो हम देखेंगे, तो जो कि 2018 में थी 909 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में हो गई थी 1,282 करोड़ रुपीज़ और इस साल बढ़कर हो चुकी है 1,552,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर आप इसमें देखोगे कि आपको जो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज दिख रही है वो भी कंपनी अच्छी तरह से प्रोविजंस अपने कंपनी की मेंटेन कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018 में थी 950 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में हो गई थी 857 करोड़ रुपीज़ और इस साल भी कंपनी जो प्रोविजन है वो बहुत ही अच्छा खासा बनाया हुआ हो चुका है 1,187 करोड़ रुपीज़ का इसका जो प्रोविजन है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर समझ लो किस टाइम अगर ज़्यादा समझ लो विड्रॉल हो जाए, अगर बैंकों से अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, तो कंपनी की जो प्रोविजंस और कंटिजेंसी होती है उसका जो फंड होता है वो अच्छे खासे से यूज़ हो सकता है, तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो भी बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। अब हम कंपनी के पर शेयर रेशियोज कंपेयर करेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी किस तरह से परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो है EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर, कंपनी किस तरह से अर्निंग कर पा रही है इन कंपैरिजन टू जो भी प्रॉफिट रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है उसके थ्रू कंपनी किस तरह से पैसा जनरेट कर पा रही है पर शेयर के ऊपर, तो वो हम देखेंगे जो कि 2018 में थी 4.92 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 6.65 रुपीज़ और इस साल भी बढ़कर हो चुकी है 7.94 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात कर ले कंपनी की जो बुक वैल्यू उसके बारे में, तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो इन कंपैरिजन टू इट्स जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का उससे अगर ज़्यादा हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और वो भी अगर बुक वैल्यू मतलब क्या हो गया, अगर समझ लो कंपनी जितनी भी लाइबिलिटी है मार्केट में वो पे ऑफ हो जाए और जितनी भी एसेट्स है कंपनी की, जितनी भी ब्रांचेस है, ATM है, जो भी इनके पास खरीदा हुआ अगर वो सब सोल्ड कर दिए, सेल कर दिया जाए, तो उसके थ्रू कंपनी की जितनी इनकम आती है तो वो आपको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि 2018 में थी 62 रुपीज़, जो कि 19 में हो गई थी 68 रुपीज़ और इस साल भी बढ़कर हो चुकी है 74.36 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो अपनी बुक वैल्यू है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रही है। अब हम देख लेंगे कंपनी के मार्जिन रेशियोज, तो मार्जिन रेशियोज में सबसे पहला जो रेशियो है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज, मतलब कंपनी की जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम वो कंपनी किस तरह से मार्केट में पे कर पा रही है, तो वो आपको बताता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था 2.64%, जो कि 19 में हो गया था 2.69% और 2020 में है 2.67%। आपको इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, पर कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज मुझे जिस तरह से दिखने में आ रहा है वो कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और जो दूसरा है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, वो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है जो कि हर साल है वो नेगेटिव ट्रेंड में, जो कि अच्छी बात नहीं है, खराब इंडिकेशन के लिए कंपनी अपने जो ऑपरेशंस होते हैं उसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही। दैट इज़ अगर समझ लो कंपनी अपने ऑपरेटिंग इनकम को अगर आप कंपनी की जो भी रेवेन्यू है उससे आप डिवाइड कर लेते हो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी
कंपेयर करके बताया कि पिछले कुछ सालों में कंपनी किस तरह से अपना जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट करके रखा था। अगर समझ लो कोई भी कंपनी का अगर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो अगर नेगेटिव में हो तो थोड़ी रिस्की की उस शेयर की रिस्क फैक्टर उस शेयर के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो आप फिर भी वो देख लेंगे कि कंपनी ने किस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखा है, जो कि आप देख सकते हैं कि 2018 में जो कि था -2.52%, जो कि 19 में हो गया था -0.45%, और 2020 में हो चुका है -2.42%। ये इसलिए भी हो सकता है कि कंपनी जो भी लोन प्रोवाइड करती है तो उसके थ्रू जो भी अगर समझ लो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आता है तो उसके थ्रू भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है वो नेगेटिव ट्रेंड में हो सकता है फिलहाल के लिए, पर इन फ्यूचर वो पॉजिटिव में आ सकता है। बात कर ले जो थर्ड रेशियो वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है मार्केट में इन कंपैरिजन टू इट्स सेल्स, तो वो आपको बता दें नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो कि 2018 में था 9.17%, जो कि 19 में हो गया था 11.02%, और इस साल भी बढ़कर हो चुका है 11.42%। अब हम इसके रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी किस तरह से रिटर्न दिया है उसके शेयर होल्डर्स को, उसके कैपिटल में कंपनी ने जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको, और जितने भी मार्केट में एसेट्स है उसके थ्रू। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, मतलब क्या कंपनी के जितने भी मार्केट में शेयर होल्डर्स है तो उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी ने उनको कितना परसेंटेज ऑफ इनकम जनरेट किया वो आपको बताया रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि 2018 में था 7.62%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 9.75%, और 2020 में बढ़कर हो चुका है 10.66%। जो दूसरा रिटर्न रेशियो है वो है ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है, कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब कोई ग्रोथ के लिए या कोई बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या कोई नई ब्रांच बनानी हो या कोई अलग जगह कोई हेडक्वार्टर या ATMs लगाने हो, तो उसके थ्रू कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर एक्सपेंशन के लिए, तो वो आपको बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो वो कि जो कि 2018 में था 1.71%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1.79%, और इस साल भी बढ़कर हो चुका है 1.80%। बात कर ले रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज, मतलब क्या कंपनी की जितनी मार्केट में एसेट्स है उसके थ्रू कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट कर पा रही है, तो वो आपको बता रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि 2018 में था 0.67%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 0.81%, और इस साल भी बढ़कर हो चुका है 0.86%। अब हम कंपनी के थोड़े बहुत अलग रेशियोज भी कंपेयर कर लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला जो रेशियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है कासा परसेंटेज, और कासा रेशियो भी आप उसको बोल सकते हो। कासा रेशियो मतलब क्या, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है कंपनी के अंदर, वो कि कंपनी के अंदर करंट अकाउंट होल्डर कितने और सेविंग अकाउंट होल्डर कितने हैं। तो अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो ये आपको बताता है कि अगर समझ लो कंपनी के अंदर 100 अकाउंट्स हैं तो उसके अंदर करंट अकाउंट होल्डर इन कंपैरिजन टू 2020 देखें तो टोटल करंट अकाउंट होल्डर कितने, उसके अंदर ऑलमोस्ट 31 अकाउंट उसके अंदर करंट अकाउंट, और बाकी के जो अकाउंट्स है वो है सेविंग अकाउंट। तो अगर समझ लो कोई भी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 25% से ऊपर अगर समझ लो करंट अकाउंट होते हैं तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये करंट अकाउंट होल्डर्स अगर कंपनी में बढ़ते हुए ट्रेंड में मिलते तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है कि करंट अकाउंट होल्डर को कंपनी को जो पेमेंट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है 3.5% या 4% वो पे करना नहीं पड़ता। तो उसके थ्रू कंपनी की जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो सेविंग अकाउंट होल्डर को देने पड़ते हैं वो बच जाते हैं, तो और कंपनी की अच्छी खासी इनकम भी होने लग जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कासा परसेंटेज जो कि फेडरल बैंक का 2018 में था 33%, जो कि 19 में था 32, और इस साल घटकर हो चुका है 30%। बट ऑलमोस्ट कंपनी का जो कासा परसेंटेज है वो मोर देन 25%, जो कि अच्छी बात है। बात कर ले दूसरा जो रेशियो है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के समझ लो जितने भी अगर समझ लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब क्या होगा, जो रिस्क होती है कंपनी किस तरह से, अगर समझ लो कंपनी अगर समझ लो फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल अगर समझ लो क्राइसिस आ गई कंपनी के अंदर, तो कंपनी अपने जो जितने भी प्रोविजंस है, जितनी भी कंपनी ने सेविंग्स की हुई है उसके थ्रू कंपनी किस तरह से फिर से मार्केट में आ पाएगा, तो आपको बताता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि कंपनी का अगर देखिए हम तो बहुत ही अच्छा के लिए 2018 में था वो 15%, जो कि 19 में हो गया था 14, और इस साल भी हो गया है, इस साल भी सेम एग्जैक्ट कांस्टेंट हो चुका है 14%। अब हम बात करते हैं इसकी 2020 मार्च 31
इसकी टोटल कितनी ब्रांच है पूरे इंडिया में, वो है 1263 ब्रांचेस है इसकी एट द मोस्ट प्रेजेंट टाइम। और इसकी टोटल ATM और कैश रिसाइकल्स है 1937 पूरे इंडिया में। और इसकी जो एम्प्लॉय की जो टीम है इसकी, वो है ऑलमोस्ट 12,500 की इसकी एम्प्लॉय की टीम है। हम इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, जो कि 2016 में थी 1252 और 2020 में थी 1263। क्योंकि एक तरह से देखें तो कंपनी जो अपने एक्सपेंशन की जो बिजनेस होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं कि 4 साल में जो कंपनी की ब्रांचेस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ 10, 11, 12 जितनी ब्रांचेस बढ़ी। अगर समझ लो कंपनी की ब्रांचेस आपको ज़्यादा देखने को मिलती तो और बहुत ही अच्छी बात हो सकती थी। अभी आप देखते हैं कि नंबर ऑफ ATMs किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया था। नंबर ऑफ ATM भी आप देख सकते हैं 2016 से लेकर 90 तक आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, जो कि 2020 में कम होकर हो चुका है ऑलमोस्ट 1937। बट फिर भी कंपनी के जो ATMs है पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे कंपनी के जितने भी डिपॉजिट्स है या एडवांस है कंपनी के पास, तो वो देखेंगे। वो ये दोनों जो एडवांस है या डिपॉजिट्स है कंपनी, अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 से अगर आप कंपेयर करें कंपनी के डिपॉजिट्स, तो वो देखो कितने ऑलमोस्ट 1.13%, और जो कि 2020 में भी वो ऑलमोस्ट 1.18% बढ़कर हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। और कंपनी के जो एडवांस पेमेंट है वो भी आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम कंपनी का डिपॉजिट्स देखेंगे तो कंपनी का जो डिपॉजिट सिस्टम है वो कंपनी किस तरह से मेंटेन कर पाती है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इनने जो अपने डिपॉजिट्स है उसको 4 सेगमेंट्स में बांट के रखा है। जेट इज फर्स्ट है हाई वैल्यू, सेकंड है रेसिडेंट TD, थर्ड है NRI TD और फोर्थ है कासा। ये बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने अपने डिपॉजिट मिक्स को मेंटेन करके रखा है। और जो डिपॉजिट है इस कंपनी के पास वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला, जो कि 2019 से लेकर 20 तक आप देखोगे तो सब जितने भी इसके पास डिपॉजिट्स है वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है मार्केट में करंटली 54.75 रुपीज़ पे क्लोजिंग देकर आज बंद हुआ है। और इसका अगर आप 1 ईयर हाई भी देखोगे तो वो है ऑलमोस्ट 96.95 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 80 से 90% आपको डिस्काउंटेड वैल्यू में आपको अभी शेयर मिल रहा है। और इसका 52 वीक लो है 35 रुपीज़, जो कि हुआ था कोरोना वायरस, जबकि मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब इसका जो प्राइस हो गया था 35 रुपीज़। उसके बाद से बैंक है जो रिकवर हो रहा है और इसकी जो प्राइस है वो बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको देखने को मिल रही है। बट फिर भी आप करंटली भी आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये ऑलमोस्ट 50 के लेवल से अगर समझ लो नीचे आता है तो आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। होप करता हूं कि आपको जो फेडरल बैंक का जो हमने अभी एनालिसिस किया वो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।